घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जनधन योजना का आगाज, कहा गरीबी हटाने के लिए है यह अभियान। और आखिरकार हरियाणा में टूट ही गया भाजपा हज का गठबंधन, महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ तनातनी। सबसे पहले बात करते हैं जन धन योजना का आगाज हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसमें सबसे अहम बात है कि ये गरीबी हटाने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए इस योजना की कारगर भूमिका होगी। इसमें क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आपको हम उसका अंश दिखाते हैं। आगे चल करके जरा उसकी विश्वसनीयता बनेगी, बैंकिंग व्यवस्था से बनेगी, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर भी एक्सपांड होने वाला है। कई नई ब्रांच खुलेगी, कहीं उसके एजेंट तय होंगे, लाखों नौजवानों को इसके कारण रोजगार मिलने वाला है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्थाएं विकसित होगी। 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले जितने गांव हैं वहां कोई न कोई बैंकिंग दृष्टि से काम आएगा। इवन पोस्ट ऑफिस, आज ईमेल के जमाने में, एसएमएस के जमाने में पोस्ट का अपना क्षेत्र की गतिविधि कम हुई है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो वैसी की वैसी हैं। उन व्यवस्थाओं का उपयोग बैंकिंग सेक्टर के लिए किया जाएगा, इन गरीबों के लिए किया जाएगा। तो उसके कारण अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी जिस व्यवस्थाओं के कारण गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। और हम सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, ये प्रधानमंत्री का पूरा उनको विश्वास है। और उन्होंने जो बातें कही है, कई और बातें कही हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में नंदकिशोर गर्ग जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली से नीता मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस योजना का, जनधन योजना का आगाज किया है, इसके कई फायदे हैं, लेकिन गरीबी से लड़ने की जो बात कह रहे हैं, इसको आपको कितना गंभीरता से दिखता है कि ये चीजें वाकई गरीबी हटाने में, गरीबी से मुक्ति दिलाने में कारगर योजना की भूमिका हो सकती है? देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ नया सोचने वाले नेता हैं। कुछ नया सोचना, नया करना, साथ ही साथ जो कुछ संसाधन और जो कुछ सिस्टम हमारे यहाँ उपलब्ध है उसका आर्थिक विकास की दृष्टि से कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, ये सब वो सोचते रहते हैं। तो ये योजना मेरे ख्याल से उन्हीं में से एक अनोखी योजना है। वैसे कांग्रेस कह सकती थी कि हमने भी तो कुछ इंश्योरेंस कराए, फलाने कराए, लेकिन ये जो योजनाएं हैं कि 2000 तक के गांवों के सभी लोगों के पास बैंक खाते और डेबिट कार्ड हो जाएगा, जिससे वो मतलब किसान क्रेडिट कार्ड पहले मिलता था तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये नहीं है कि ये उसमें शामिल नहीं हो जाएगा। अब अलग से आपको किसान क्रेडिट जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक बैंक खाता किसी के पास हो गया, उसके पास बीमा का कवर है, तो वो बैंक से उसको कुछ निश्चित धन निकालने की अनुमति रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर एक सब्जी बेचने वाला है, उस बैंक खाते से अगर उसको 2000 रुपया निकालने की अनुमति है तो वो नंद किशोर गर्ग के पास नहीं आएगा कि 2000 रुपया दीजिए और हम आपको 2 दिन बाद जो है 2200 लौटाएंगे जो सूद होता है। तो उससे गरीबी से लड़ने में का मतलब ये हुआ, अगर कोई पान का दुकानदार है, उसको मार्केट से सामान खरीदना है तो वो उतना मिनिमम पैसा उसको निकालने की अगर छूट होती है और फिर ला के वो बैंक में जमा करता है, तो ये एक ऐसी व्यवस्था हो गई जो कि पहले नहीं थी। एक गरीब आदमी अगर छोटा सा कोई काम करना चाहता हो, 5000 रुपया बैंक से लेने जाएगा लोन, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इस डेबिट कार्ड का उपयोग क्रेडिट कार्ड के रूप में हो सकेगा और वो उससे निकाल सकेगा। इसीलिए यह गरीबी से लड़ने के साथ ही साथ एक जो हम लोग बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने भी भाषण में कहा जो बैकग्राउंड में, कि जैसे लोग अमीरों का देखते हैं कि भैया उनके पास मोबाइल है तो रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है, तो उसको एक भाव पैदा होता है कि हम भी इनके बराबर हैं। तो दूसरे का डेबिट कार्ड है तो हमारे पास भी डेबिट कार्ड है, तो एक समानता का भाव, साथ ही साथ उसको छोटे काम करने के लिए उसको पैसे मिलने की गारंटी, और सबसे बड़ी बात कि उसके परिवार को एक सुरक्षा की अगर किसी भी हालत में इसकी मृत्यु हो जाएगी तो कम से कम 1 लाख रुपया हमको मिलेगा इस डेबिट कार्ड की बदौलत, जिससे कि हमारा जीवन चल सके। तो इसलिए अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह गरीबी से लड़ने की योजना का एक अंग है और यह बाद में बहुत बड़ी ताकत बनेगी, तो मुझे लगता है कि बनेगी, क्योंकि
क्योंकि कारोबार चलने से, देखिए बाजार पूंजीवाद भी बैंक पर चलता है। आपको लगता है कि इससे, मैं इसको एक समझा दे रहा हूं। देखिए पूरा मार्केट इकोनॉमी जो है वो बैंक को केंद्र में रख के चलता है। अगर बैंक जहां के सक्रिय नहीं है, बैंकों से पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, तो वहीं से आर्थिक मंदी की शुरुआत हो जाती है। भारत में भी आर्थिक मंदी जो है, बैंक प्रायः ठप हो गए थे। तो अगर एक साथ देश भर में 15 से 20 करोड़ लोगों का खाता खुलता है, तो वो बैंक की एक्टिविटी डेली बढ़ती है, भले 1000-2000 रुपया डाला जाए और निकाला जाए उसमें से, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी और उन पैसे का उपयोग सरकार भी अपने काम में कर सकती है और ये आर्थिक विकास में भी योगदान देगा आगे चल के। ठीक है, केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, क्या कहा है पहले आपको हम दिखाते हैं। मेरी इसके लिए शुभकामनाएं हैं और ये कार्य काफ़ी पहले होना चाहिए था। देश के बहुत बड़े इलाके और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये योजना 47 से लेके अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो गरीब लोगों का खाता खुलेगा, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका धन उनके पास जमा होगा, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। जेडीयू ने कहा कि वो समर्थन करते हैं। राशिद अलवे साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, वो भी आप देख लें। ये हमारी स्कीम थी और एक अच्छा कदम है। सरकार इसे अगर इम्प्लीमेंट कर रही है और ईमानदारी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करे ताकि नीचे तक गरीब लोगों को फायदा पहुंचे। कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में थी यूपीए 1 और यूपीए 2 के साथ, लेकिन स्कीम की शुरुआत नहीं, लेकिन वो स्कीम कांग्रेस पार्टी का बता रहे हैं। खैर ये बात हम नीता मिश्रा जी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस की क्या दुविधा थी, क्या असुविधा थी, क्यों नहीं कर। पहले नंदकिशोर जी, इस पूरे स्कीम को अगर देखें तो इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या लक्ष्य है, क्या उन लक्ष्य को आपको लगता है कि इतना आसान है कि जो बातें कह रहे हैं उसको करना? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा दिलीप जी। 15 अगस्त को एक चीज की घोषणा हो और 15 दिन के 14 दिन के अंदर जी उसको लॉन्च करते समय 1 करोड़ का लोगों का टारगेट रखा हो जी, और आज उम्मीद है शायद आज रात तक 1.5 करोड़ अकाउंट खुलेंगे। 70,000 स्थानों पर 600 बड़े प्रोग्रामों के माध्यम से 77 और आज हम इतना इस देश में क्षमता है। बार बार मोदी जी भी एक बात कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि इस देश में क्षमता है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाई थी, आज वो स्थिति इस देश के 125 करोड़ लोगों की क्षमता, 32% की बचत दर। मैंने पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट ये अपने क्षेत्र में किया, अपने पास से 10-10 हज़ार रुपये 500 महिलाओं को दिए थे 23 मार्च को शहीदी दिवस में, और उनको सबका इंश्योरेंस करा के मैंने कहा था 1-1 हज़ार रुपया 12 महीने में लौटा दो। केवल 8 ऐसी महिलाएं निकली हैं जो नहीं दे पाई 2-3 किस्तें, बाकी सबका पैसा वापस आया। और अब दोबारा मैं कार्यक्रम फिर सितंबर में कर रहा हूँ, अब 15-15 हज़ार देंगे उनमें से। मेरा ये मानना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस देश की स्कीमें हैं अच्छी, कांग्रेस के टाइम में भी अच्छी सोच रही है, मैं ये नहीं मानता। डीके मित्तल बैंकिंग सेक्रेटरी मेरे मित्र थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व करने की कोशिश। आज नरेंद्र मोदी ने 2-3 बात हाईलाइट की, मैं विज्ञान भवन में था, 5 महिलाओं और पुरुषों जो आए, 5 महिलाओं के और उनके पुरुष के जो उत्सव के रूप में महिला आई, उनको लगा कि मेरे जीवन में भी मेरा अकाउंट खुल रहा है और मैं 5,000 रुपये तक का मैं अपने डेबिट कार्ड से, वो 3 महीने लगेंगे, एकदम कोई किसी को कहे कि कल ही लेने पहुंच जाए और आप रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें, ये अकाउंट खुल रहे हैं जी, इंश्योरेंस और ये सारा करके 1 लाख रुपए का, इसको 30,000 रुपये का उसके साथ ऐड कर दिया। 26 जनवरी तक जो अकाउंट खुलेंगे 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी जुड़ेगा। तो मेरे इंश्योरेंस के भी मित्र हैं, मैंने बैंक में भी 2 महीने काम करके देखा था। इस बैंकिंग के अंदर छोटी छोटी रकम जुड़ने से जो ये श्रद्धा जैसे या पर्ल जैसे कांड हुए हैं, या जो अपना सहारा है, ये क्या है, गरीब आदमी 50 रुपये 100 रुपये जो बचा सकता है हफ्ते में, वो उनको देता था एजेंटों को, और वो जाके ये आज 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ हो गए। ये पैसा बैंक में जाएगा। और मेरी माताएं, बहनें, बेटियां खास तौर पर वो बेईमान नहीं है। हम मर्द तो हो सकते हैं शराब पी जाएंगे, जुआ खेल लेंगे, ये अकाउंट खुल रहे हैं, जो 1 लाख का पैसा मिलेगा वो मेरी लेडीज़ को, फीमेल को मिलेगा। इंश्योरेंस का पैसा 1 लाख और वो 30,000, और डेबिट कार्ड के अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं आज देखता हूँ 5 रुपये का ब्याज, 6 रुपये का ब्याज, सुबह 1,000 रुपये सब्जी लेने वाला लेके जाता है, 1100 रुपये रात को देता है। तो ब्याज कितना हो गया अंदाजा नहीं लगा सकता।
ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें एक आत्मविश्वास आएगा। सर छोटू राम ने पंजाब, जब हरियाणा पंजाब पाकिस्तान एक था, उस समय साहूकारों से मुक्ति का एक अभियान चलाया था। सबसे बड़ा इफेक्टेड वर्ग मेरा था, वैश्य समाज था, परंतु उसके कारण कृषक समाज का फायदा जितना हुआ उससे ज्यादा हमारे समाज का हुआ कि उन्होंने इस धंधे से निकलकर कलकत्ता की राह की, बंबई की, दिल्ली की व्यापार में आज पूरे विश्व में छा गए, अन्यथा छोटे छोटे गाँवों में छोटे छोटे कामों में उलझे रहते। तो ये सबके हित में, इवन जो साहूकार जो ऊंचे ब्याज लेते हैं वो भी पाप करते हैं, उनको उस पाप से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी 7.5 करोड़ अकाउंट 26 जनवरी 2015 तक खोलने का अभियान है, और हम इस अभियान को हर महीने 15 को पूरा योजना में 15 करोड़ बैंक का 2018 तक, अभी हम 26 जनवरी तक, और इसके अंदर फिर 1 लाख को 2 लाख करेंगे बीमे को। इंश्योरेंस कंपनियां अपने देश की सारी सम्मिलित हैं, सारे आज लोग आए हुए थे, जो उत्साह है। 8 लाख बैंक एम्प्लॉय काम में एक दिन में लग जाए, एक मिशन लेके, अभियान लेके, इस देश में बाकी डिपार्टमेंट भी सब लग सकते हैं। कई सारे आपने फायदे बताए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद नीता मिश्रा जी और पुष्पन के पास हम जाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री के जो भाषण थे आज इस योजना के आगाज करने से पहले, उसके कुछ अंश को और हम दिखाते हैं। उन्होंने 1.5 करोड़ खाते जो खुलने की बात की, उसको दिखाते क्या कहा उन्होंने। इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों का अकस्मात बीमा, दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति का शायद इंश्योरेंस कंपनी के जन्म से आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना, ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। आजादी के 68 ईयर के बाद 68% लोगों के पास भी ये अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए लगता है कि जिस मकसद से इस काम का प्रारंभ हुआ था वो वहीं की वहीं रह गई। मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। 26 जनवरी तक, जिसमें आज जो 1.5 करोड़ लोगों ने किया है उनका भी समावेश होगा। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो रुपया, ये जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है इन 1.5 करोड़ लोगों को, हम दुनिया के जो पॉपुलर वीजा कार्ड वगैरह है उससे परिचित है, विश्व में चलता है। क्या हम लोगों का इरादा नहीं होना चाहिए क्या कि
कि हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके, इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज के इस इवेंट के बाद उसकी पूरी संभावनाएं पैदा होगी। इस देश के 1.5 करोड़ लोग होंगे। जैसे अमीर लोग कोई बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो अपना कार्ड देते हैं और वो कार्ड में से डेबिट होता है। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा, वो सब्जी बेचता होगा। देखिए ये अमीर और गरीब की खाई भरने का कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये। पुष्पेंद्र, आपने कई बातें प्रधानमंत्री की तरफ जी बातें मोदी जी ने कही हैं, वो मैं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत विरोध करने की वो नहीं है, लेकिन मेरी 2-3 चीजें मैं इसमें नहीं समझ पाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में आप ये देखें कि जो बात अवधेश जी ने कही है कि इतना बड़ा अकाउंट खुलेगा, इतने सारे कोई 15-16 करोड़ लोग अकाउंट खोलेंगे बैंक से, उसमें पैसा होगा, उसमें अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और उसमें एक पॉजिटिव रोल जाएगा। लेकिन मेरा साथ साथ ये भी कहना है कि इस देश में अमीर जो है करोड़ों करोड़ों के बैंक से लोन लेते हैं और दिवालिया घोषित हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इस देश की सरकारें उनको पकड़ नहीं पाती हैं और वो मजे से घूमते हैं इस देश में। यानी एक अमीर आदमी का एक कंपनी के लिए लोन लेना और उसका फिर दिवालिया घोषित कर देना और उसके बाद गायब हो जाना इन हजारों करोड़ों लोगों के खातों के बराबर है। क्या उसके लिए भी सरकार ने कोई चीज सोची है? जहां तक मनोवैज्ञानिक बात है, अति आत्मविश्वास की बात है, गरीबी अमीरी के बीच में एक साइकोलॉजिकल वॉर है, तो उसमें वो अपने आप को मजबूत पाएगा, अपने आप को ज्यादा नजदीक पाएगा। मोबाइल उसके पास है, कार्ड मेरे पास है, ये तमाम सारी चीजें मुझे समझ में आती हैं और इससे एक बड़ा आंदोलन भी होगा ये भी। लेकिन इससे अमीर और गरीब की खाई कैसे बट रही है वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। वो आगे यदि आप पूरा भाषण सुनते वहां नहीं तो उसमें मैं ये बात कर रहा हूं ना, जो आपके प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाता है। आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं जी। एक तो पिछले 1.5-2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड, विजय मल्ल्या लुटाता था लोगों को शराब भी और क्या क्या करता था। पहली बार डिफॉल्ट का नोटिस देके रिकवरी के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने दे दिया। भूषण स्टील 60,000 करोड़ रुपया जेल में बंद है, रिकवरी के लिए सब बैंकों। भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, जो भ्रष्टाचार कह रहे हैं, बैंक वही कह रहा हूं जो गायब होते थे आज कोई गायब वो कहने खाई कैसे एक तो लूट खसोट जो बड़े बैंकर जो माफ करा लेते थे उस पर बोला है। आज प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि बड़े बड़े लोग जिनके घर जाके बैंकर पैसा देते थे, जिनको एक आदमी की हैसियत, मैं भूषण स्टील को इसलिए जानता हूं कि कालका से इसके बाबा चुनाव लड़ते थे, पिता भी लड़ते थे, कांग्रेस के अच्छे नेता थे। 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके स्टील प्लांट लगा लिया आदमी ने। 60,000 करोड़ देने वालों की आंखें बंद थी क्या? भ्रष्टाचार तो बाद की बात है। जिन सरकारों ने 60,000 करोड़ दिया केवल इसलिए दिया ना कि वो कांग्रेस के नेता का बेटा है, पोता है। विजय मल्ल्या ने कैसे इस देश के दुरुपयोग किया धनों का, तनख्वाहें बांटी नहीं, कैलेंडर कैसे नंगी औरतों के बांटना, उनके चित्र खिंचवाना, शराब की पेटियां एमपीज को भेजना हर दिवाली पर, क्या क्या नहीं करता रहा वो आदमी। और उसको सरकार देखती रही। मैं सिर्फ पुष्पेंद्र जी की इस बात का जवाब दे रहा हूं कि पैसा लेके जब भाग सकता है जब सरकार चाहे, अन्यथा कोई भी सरमाएदार हो, पैसे वाला हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सरकार का पैसा लेके देश में रह नहीं सकता। व्यवस्थाएं इतनी थी, उनमें से जो लूप होल थे। किशोर जी, आपको मालूम है कि हमारे बैंक की जो कुल जमा राशि है वो कितनी है? वही मैं कह रहा हूं, 14 लाख कुछ हजार करोड़ है, इतना ही है बैंक की कुल जमा राशि, जिसमें से हमारे बैंकों के पास इस समय एक नया पैसा चलाने के लिए नहीं है किसी बैंक को। और वित्त मंत्री को कहना पड़ा है कि 2,40,000 करोड़ रुपया हमको बैंकों को अभी देना पड़ेगा चलाने के लिए। बैंकिंग सिस्टम हमारे देश की फेल हो चुकी है, एनपीए में इतने पैसे चले गए हैं। पूरी बात अभी पिछले हमें लगता है एनपीए पे चर्चा कर लेंगे जो आज उसका रिलेवेंस सिर्फ इतना ही है। पूरी बहस को राज्यसभा में दिलीप उसका रिलेवेंस सिर्फ इतना ही है। बैंक खाते खोलने से गरीबी अमीर की जो खाई की बात कैसे पाटेगा ये, वही सवाल नहीं समझ में आ रहा है। रिटॉरिक्स तो होता ही है, समझ में आ रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे जब यूपीए की सरकार थी तो चाहे हम नरेगा को ले लें, चाहे हम आधार कार्ड को ले लें, या हम फूड सब्सिडी को, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम, इन सब के माध्यम से बैंक अकाउंट तो
बेसिक नेसेसिटी थी इन सब के लिए। ये तो बुनियाद, उन्हें 67 साल में 67%, 68 साल में 58% लोगों के पास नहीं है। 58 के बाद से प्रधानमंत्री कह रहे थे कहीं ना कहीं नेताजी, एक बहुत अगर काम छोटा था या बड़ा था, इतनी बड़ी, ये सिर्फ एक इंटेंशन का होता है, एक कमिटमेंट मिशन का है कि हमें काम करना है। देखिए कई ऐसे मुल्क हैं, आप अमेरिका को ले लीजिए। नहीं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, अमेरिका में नहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। जी 11 किलोमीटर रोड एक दिन बनता था अटल के टाइम, आपके टाइम में 2.5 किलोमीटर बना, तो इसलिए ये कहा काम तो वही है ना, एक नया उसको पैकेजिंग कर दी उस स्कीम की, और नया उत्साह पैदा कर दिया। आप अकाउंट आज के दिन में नेताजी, आप विरोधी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको विरोधी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिल्कुल जायज उससे देखना चाहिए, लेकिन कुछ तथ्य हैं। देखिए 1.5 करोड़ अकाउंट अगर एक दिन में खोलने के एक रिकॉर्ड बनते हैं तो ये अपने आप में ठीक है, इसका स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हुए आप वही आरबीआई के गवर्नर है, वही बैंकिंग सेक्रेटरी है, बात के लिए कि ये कोई जन धन योजना कोई नई योजना है, मैं कहती हूँ कि ये योजना तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, नाम इन्होंने नया दे दिया। क्या योजना थे, कैसे बता सकते हैं जरा, कौन सी योजना थे जिसको उन्होंने रिपैकेज कर दिया है? डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट किस योजना के तहत, ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें 15 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ने से, बैंकिंग से जोड़ने के लिए आपकी सरकार ने कदम उठाए थे, ये बताएं। बीपीएल के नीचे जितने भी लोग थे जी, बीपीएल के नीचे जितने भी लोग थे सबको जोड़ने का प्रयास था। 15 करोड़ का नहीं था केवल। कितने दिन में था ये भी बता दें। देखिए धीरे धीरे होती है कितने दिन का था? 20 साल का था, ऐसा नहीं है। कुछ जो स्कीम्स हैं वो तो थोड़ा बाद में आई हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वगैरह, फूड सब्सिडी, वो बंद भी हो गई थी आगे। प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सिलेंडर के लिए आई थी, वो बंद भी हो चुकी है। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जी इंश्योरेंस भी था, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया था। कितने लोगों को, कितने तबकों को, वर्गों को दिया गया था। एक टाइम बाउंड और डेली आप एक दिन में इतना करना है, 15 अगस्त तक 26 जनवरी तक इतना करना है, एक टारगेट के साथ चीजों को करना है। देखिए पूरी तरह से अगर बैंकिंग मशीनरी को केवल बैंक अकाउंट खोलने का काम दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो अपना फैलाव करके हो सकता है 26 जनवरी तक कर भी दे, लेकिन इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्या केवल बैंक अकाउंट खुलवाना ही? उन्होंने भी बोला बहुत बड़ी चुनौती है जी, चुनौती तो है। बैंकिंग से लोगों को नेताजी जोड़ना, हटाना बहुत बड़ी चुनौती। दुर्घटना बीमा को कवर करना हम पूरे करेंगे, राजीव गांधी के सपने हम पूरे करेंगे, इंदिरा जी के करेंगे, महात्मा गांधी के करेंगे, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अब 5 साल तक तो आप ही हैं, तो आपको ही करना पड़ेगा। करेंगे हम, लेकिन देखते हैं लेकिन आप जब पूरे, आपका आशय क्या, मैं ये नहीं समझ पा रही। बैंक अकाउंट खुल जाना केवल उनको साइकोलॉजिकली, उनको मनोवैज्ञानिक, सब कुछ करना, मनोवैज्ञानिक भी जरूरी है। क्रेडिट कार्ड की जहां तक बात है, जो एसएचजीज का जो वो था पूरा सेटअप, उसमें क्या था? वो क्रेडिट कार्ड की ही तरह तो महिलाएं अपने गुट का इस्तेमाल करती थी, या पुरुष जो है वो जेएलजीज के द्वारा अपने गुट का इस्तेमाल करके वो क्रेडिट ही तो लेते थे, क्रेडिट से उनको। इस योजना के तहत सभी परिवारों को जो अकाउंट खुलवाएंगे उनको 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी, यानी वो किसी भी समय अगर उनका पैसा उसमें नहीं है तो भी वो अपने एटीएम से 5,000 रुपया निकाल के, छोटे 5,000 रुपया की आप शायद अगर अहमियत उन लोगों के, उन गरीबों के बारे में जिस गरीबी की बात करते हैं, और आप उस 5,000 के लिए, और उसके साथ साथ एटीएम कार्ड और बीमा, उसकी अहमियत को आप सीधे, आप अगर पूरी ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जो आज तक जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनकी कल्पना अगर आप करें कि किस तरह की तस्वीर आपके समाज में, आपके देश में अर्थव्यवस्था, पूरे आपकी जो पूरी आर्थिक स्ट्रक्चर है उसमें ये लोग अब तक जुड़े हुए नहीं थे, तो कम से कम अगर आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके फोल्ड में लाया जाता है, इस पे हो सकता है इसके लिए सक्सेसफुल हो भी जाए सरकार, हो सकता है कि वो अपने गांव देश अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने लगे, ये अच्छा है बुरा है बताते हैं। चिट फंड्स, वो 5,000 के बाद फिर उनका रोल आ जाएगा, साहूकार उनका रोल फिर आ जाएगा, तो ये जो चुनौतियां हैं इसको अभी देखने वाली। आज इन्होंने अगर 1.5 करोड़ खुलवा दिए तो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले समय में अभी से कुछ कह पाना कि ये बहुत ही सफल प्रयास, बहुत सफल एक्सपेरिमेंट होगा। अभी हम लोग को वेट करके थोड़ा देखना होगा, तभी हम कुछ कह सकते हैं इस विषय में कि किस हद तक लोगों को वाकई में
रियल वेलफेयर लोगों का करने जा रहा है। और एक और बात, केवल आपने रूरल पुअर की ही क्यों ध्यान रखा, अर्बन पुअर कहाँ कर दिया? दिल्ली में 4 लाख अकाउंट खुले थे, इसमें रूरल, दिल्ली में 4 लाख अकाउंट खुले 3 दिन में, यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, ऑल बैरियर्स, न SC ST OBC मुस्लिम, दिल्ली में जी इसमें एक सेकुलरिज्म भी नहीं है सर जी। 4 लाख 1.5 करोड़ में क्या सर माने रखते हैं? पहले ऑलरेडी दिल्ली ऐसा शहर है जहां पे ऑलरेडी आप ये 70-80 लाख है। नीता जी आप ये देखिए, दिल्ली जैसे शहर में 4 लाख लोग अगर नहीं था, उनको जोड़ उनके पास खाता अगर नहीं है, अभी इनको इलेक्शन भी लड़ना है तो दिल्ली में तो मुझे लगता है नीता जी जो है ये एक तरफ कह रही है साफ साफ कि ये योजना हमारी थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा है बड़ा, लेकिन दूसरी तरफ सारी संभावना इस बात की है कि लड़खड़ा के गिरने वाले हैं, और ये कह रही है कि हमने भी बहुत सारे बिल लाए थे, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पे लाए थे आप। अवधेश जी, इस योजना अगर एक दिन में 1.5 करोड़ खाते खोले जा सकते हैं, उससे गरीबी हटेगी नहीं हटेगी, इसको देखने के लिए चलिए कुछ समय आपको इंतजार, लेकिन जो पूरे जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, देश व्यवस्था है, उसमें शामिल किया जाना लोगों को इतनी बड़ी संख्या में, उसमें कितनी कामयाबी आपको होते हुए, आप जैसा रीता जी को कुछ शंकाएं हैं, उनके कुछ संदेह हैं, लेकिन मुझे इसलिए शंका नहीं है जी कि पूरी योजना बना करके ही नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। आखिर ये कितना, आखिर 15 दिन के अंदर पूरी तैयारी हुई होगी तभी तो आज खुली है। ये केवल एक विषय तक सीमित नहीं है, ये पूरे सरकार के और प्रशासन के कार्य संस्कृति की एक झलक है, जिसमें यह बताया गया है कि हम अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई असंभव चीज नहीं है। माने हमने अगर संकल्प कर लिया है तो हमको करना है। नरेंद्र मोदी ये भाव पैदा करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, तो इसके आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार इस वक्त है वो काम कर रही है, वो काम करना चाहती है, और काम देश में जो बैंक और बाकी सरकारी क्षेत्रों में जो निकम्मे बैठे हुए थे उनको भी एक मैसेज गया है कि भैया काम चाहोगे तो हो ही जाएगा, नहीं तो पहले ये सवाल वो नहीं, सवाल कितने सक्सेसफुल, एक न्यूज ये छिप गई योजना को 15 दिन के अंदर। दिलीप जी, आप जी इसमें आज एक चीज छिप गई, क्योंकि उन्होंने आज 2-3 काम कर दिए। आम टेलीफोन से GSM जिसके पास कार्ड है वो अपने बैंकिंग भी कर सकता है, अपना मनी ट्रांसफर बिहार मेरे भैया को भेजना हो तो कहीं जाके दलाल को कुछ नहीं देना है, वो अपने बैंक का बैलेंस भी पूछ सकता है, पैसा भी ट्रांसफर कर सकता है, वो भी आज ही लॉन्च किया है। लेकिन एक चीज और भी है कि इस प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी के ऊपर नहीं रखा गया है, इसका नाम सिर्फ PM जनधन योजना रखा गया है। अगर यही कांग्रेस राज में लैंड बिल होता और फूड बिल होता तो उसका जरूर होता कि इंदिरा गांधी भूखों की रोटी देने वाली योजना, राजीव गांधी कंप्यूटर देने वाली योजना। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनता कांग्रेस के जो 3 साल के गठबंधन हरियाणा में था, वो गठबंधन आज समाप्त हो गया। क्या कहा कुलदीप बिश्नोई ने, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि पल पल धोखा हुआ हमारे साथ, फिर भी हमने गठबंधन आज तक निभाते रहे कि कहीं ना कहीं इनकी धोखेबाजी की फितरत तो बदलेगी। अमित शाह साहब को मिला, मैंने क्लियर बात उनसे करी, बड़ी मीठी मीठी बात करके मुझे उन्होंने भिजवा दिया। क्लियर कट बात उनको मैंने कहा कि ये इस एग्रीमेंट को ऑनर आपको करना चाहिए, और हम हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं, आज भी हमारा वजूद उनसे कहीं ज्यादा। लोकसभा चुनाव के अंदर 80% गाँव में इलाकों में हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ठेले पकड़े बीजेपी के। एजेंट भी उनके पास, कैंडिडेट ही कौन, एजेंट दूर की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी 5 कैंडिडेट इनके कांग्रेस पार्टी के उधार के लिए भी MP बना के रखे हैं। जब लोकसभा में कैंडिडेट नहीं, विधानसभा में कहां से कैंडिडेट आ जाएंगे इनके पास। हमारा क्लियर फैसला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं, इनकी फितरत आज भी नहीं बदली,
और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से, क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं स्वच्छ सरकार देना चाहता हूँ, ईमानदार सरकार देना चाहता हूँ। तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी, देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवत शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे भी जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखेबाज पार्टी, जनता के साथ अन्याय। इसलिए आज उन्होंने फैसला ले लिया कि बीजेपी के साथ इस गठबंधन को समाप्त कर दिया जाए। नंदकिशोर गर्ग जी, इससे पहले कि हम आपसे पूछे, शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या दो बातें कही है, वो आपको हम दिखाते हैं। हरियाणा में भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई जी की छवि कांग्रेस की बी टीम की बन गई थी। हम तो गठबंधन चाहते थे, लेकिन हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, वो भाजपा का मुख्यमंत्री चाहती, और हरियाणा की जनता कांग्रेस से इतनी नाराज है कि कांग्रेस के किसी भी करीबी व्यक्ति को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। हरियाणा में आज वो हमें छोड़कर गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस की बी टीम के तौर पर हमारा साथ छोड़कर गए। हमने कभी अपने किसी सहयोगी को दगा और धोखा नहीं दिया है। हमने हरदम उनका साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी जनता की लेखनी में यकीन रखती है। हरियाणा के दीवारों पर और आसमान में साफ लिखा हुआ दिखता है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहती है। हरियाणा की जनता नरेंद्र भाई से प्यार करती है और केंद्र में सरकार बनाने में हमारा उन्होंने साथ दिया है। इसलिए हमने जनमत का और जनादेश का सम्मान किया है और हम हरदम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं। इसलिए पूरी ताकत से हरियाणा लड़ेंगे और जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हरियाणा का अगला बनेगा। प्रचंड जनमत और जनादेश का असर तो ये नहीं है आपके पक्ष में कि आपने अब किसी को भी साथ में लेने से, साथ साथ चलने से आपको लगता है कि आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्रचंड जनादेश आपके पक्ष में आया। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं बिल्कुल वहां से बिलोंग करता हूं जी, और मैं भजनलाल जी को बहुत नजदीकी से पूरी की पूरी कैबिनेट समेत पूरी बारात लेके जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में चले गई थी। वो एक मैं इसलिए नहीं, वो आज वो धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या, उस पे बाद में मेरा सवाल कुछ और है। उस सवाल पे कि जो प्रचंड आपको जनादेश मिला है, सीटें लड़ी थी, आपको प्रचंड जनादेश मिला है, जनमत मिला है, उससे आपके आत्मविश्वास में आप अपने सहयोगियों को छोड़ दिए। 8 और 2 सीटें लड़े थे हम जी, ये दोनों हारे, दोनों हार गए, खुद की सीट भी हार गए, खुद भी हार गए। और पहले बाई इलेक्शन 5000 से जीते थे, जिसमें सोकाल देश का सबसे ईमानदार केजरीवाल उस जगह वोट मांगने गया था हिसार में। कुल 5000 से चौटाला से जीते थे। इस बार भी आपने गठबंधन किया था, उसके किया था जी। हमारा आज क्या बदल गया? बदल सारा गया ना। क्या ये जनमत जनादेश का कारण नहीं है? परिस्थिति के अंदर जी, मेरे साथ नई परिस्थिति यही है ना, लोकसभा चुनाव में जो जीत 7 लोकसभा के मेरे सदस्य हैं जी, बीजेपी के, उनका 0 है। आज वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और सीटें आधी आधी दे दो, तो कोई जस्टिफाइड इसको कैसे कर लेगा? कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, नेताजी भी इस बात को तो कहेंगी कि जस्टिफाइड नहीं है। हमने क्या कहा? कुलदीप जी 3 दिन पहले तक क्या कह रहे थे? मैं अमित शाह जी से मिला हूं और मेरी बड़ी अच्छे सद्भाव वातावरण बातें हुई है। हमने इनको एक ही बात की, भाई आप अपने नीचे ले आओ मुख्यमंत्री की बात में, परंतु आप सीटें तो मैक्सिमम जो आप मांग रहे हैं आधी, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप एक रीजनेबल बात करें तो हम समझौता रखना चाहते हैं। अगला क्या है, अब जाके जो आज ये भड़ास निकाल रहे हैं, जिसका अपने भाई का किस दिन मुसलमान बन गया, किस दिन हिंदू बन गया, किसको डंप कर दिया, भजनलाल ने किसी को आज तक बख्शा ही नहीं। वो आदमी पर्यावरण मंत्रालय को भी जो सबसे दुधारू और वो टैक्स, नटराजन टैक्स लगा गया, वो सबसे पहले भजनलाल ने शुरू किया। इसलिए भजनलाल का सुपुत्र या परिवार
सबको लेकिन आप उनके साथ 3 साल से ये चरित्र आप जानते थे। ये जिन चरित्रों का बखान आज आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन चरित्रों के बारे में आपको पता नहीं था। हमारे साथ कौन नहीं रहा है, हमारा चरित्र उनको पता नहीं, कि लालू को नहीं पता, नीतीश को नहीं पता, शरद यादव को नहीं पता। हमारे साथ 1977 में सब थे। कांग्रेस के आज वही लोग जो आज कांग्रेस के प्रधानमंत्री, जिसको उन्होंने डंप किया था, सीताराम केसरी को, नरसिम्हा राव को, उनको क्या कहते थे, धोती के नीचे निकर पहने हुए। इन कांग्रेसियों में कोई भरोसा नहीं। और भजनलाल जी के बेटे से कोई, मैं आपको लगता है ये सिर्फ गैर वाजिब तरीके से मांग थे उसके कारण से जी, और उन्होंने तोड़ा है, आपने नहीं तोड़ा है? हमने नहीं तोड़ा, उसने तोड़ा है। हम कहते हैं नए ढंग से बातचीत कर लो, समझौता कर जी। अब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, बन जा भाई। गठबंधन धर्म एक चीज है, गठबंधन की जरूरत दूसरी चीज है, और गठबंधन की जो सियासत है, जो सियासी आंकड़े हैं, गणित है, वो बिल्कुल अलग है। इस वक्त गठबंधन का सियासी गणित जो था वो बीजेपी के लिए शायद उचित नहीं बैठ रहा था, नहीं, इसलिए स्थिति बनी। या जो शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम बनने के लिए वो चले गए, इसलिए ये गठबंधन टूट गया। नहीं, मैं तो शहनवाज हुसैन जी की किसी बात से सहमत नहीं हूं यहाँ इस समय तत्काल जी। और मैंने आंशिक सहमति हो सकती है कुछ बिंदुओं पर। पहली बात तो यह है कि इस समय जो गठबंधन राजनीति में बन रहे हैं, वो गठबंधन बनते तो हैं, लेकिन अंदर से राज्यों में प्रतिस्पर्धा ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लें, और ज्यादातर पार्टियां यही मानती है। हम देख रहे हैं, बिहार देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए आप, महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, ज्यादातर जो गठबंधन की पार्टियां होती है ये मानती है कि अरे ये तो हमारे कारण जीते हैं। या कोई हरियाणा वो हजका का केवल मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीटें मान लीजिए जीती है, क्या उसमें कुलदीप बिश्नोई के 7 सीटें जीती है, क्या उसमें से कुलदीप बिश्नोई के वोटों की भूमिका नहीं थी? क्योंकि हरियाणा का जो गणित है उसमें गैर जातीय पिछड़ों का जो वोट है, पिछड़ों का प्रतीक कुलदीप बिश्नोई ही है। हर जिले में, हर क्षेत्र में उसके वोट है, कम या ज्यादा ये नहीं कह सकते हैं, उसको आप राइट ऑफ करें हैं। वो जो हारा भी है तो जाहिर इसलिए उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन के पीछे गणित नहीं होगा। बता रहा हूं कि वो जो हारा भी है, वो जाट बनाम गैर जाट उसके क्षेत्र में हो गया। 5,40,000 के करीब उसको वोट मिले हैं, 5,60,000 के करीब इसके चौटाला के पोता को वोट मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी जमानत जब्त हो गई है और वो हार गया है। तो वो एक शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के वोट नहीं, हाँ भाजपा के वोट होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अति आत्मविश्वास का शिकार है हरियाणा को लेकर के, और कुलदीप बिश्नोई भी अति आत्मविश्वास के शिकार है कि हम तो है ही हैं। वो स्थिति न उनकी है न भाजपा की है। मेरा मानना यही है कि अगर ये गठबंधन, भाजपा बगैर गठबंधन के हरियाणा में लोकसभा चुनाव परिणाम को नहीं दोहरा सकती है। उस समय मोदी एक नाम था, मोदी के प्रति आकर्षण था, मोदी के प्रति विश्वास था, लोग और मोदी चेहरा थे जिनको प्रधानमंत्री बनाना था, मोदी चेहरा थे, उनके वायदे थे। इस समय इनके पास कौन चेहरा है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश में इनको वोट मिलेगा? मेरा मानना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यवहारिक था, लेकिन हाँ अब यह है कि सीटों के आधार पर अगर आगे पीछे हुआ है तो ये दोनों पार्टी के लिए क्षतिकारक है। ये केवल भाजपा के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी क्षतिकारक है, और इससे कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। ये मान लेना कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वहां लोकसभा चुनाव के आधार पर खत्म हो गई है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं जब तक कि चुनाव परिणाम मेरे सामने नहीं आ जाता है। क्योंकि जो हुड्डा ने जो काम किया, आप रोहतक चले जाइए, आपको देखिए क्या क्या नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी, एम्स क्या क्या लेके आया है। तो काम तो उसने भी किया है। वो चौटाला का भी काम हरियाणा में दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं रहा है कि इनके काम को कोई देखे। तो मेरा कहना यही है कि भाजपा के लोगों को भी जमीन पर आकर के अपना आकलन करके और फिर निर्णय करना चाहिए। अगर इनसे टूटा है तो मेरा सुझाव होगा कि इनेलो से जरूर समझौता करें। अगर इनेलो से समझौता होता है तो इनकी सरकार, अगर ये अकेले जाते हैं, आत्मविश्वास है, लोकसभा चुनाव के परिणाम है, अकेले जाते हैं तो बहुत बुरी गति होगी भाजपा की, जितनी मेरी समझ हरियाणा की है। अब ये बहुत पहले से जानते हैं, इनका अपना मैं हरियाणा के अभी लोकसभा चुनाव, आप अकेले जाएंगे, गठबंधन करेंगे? अकेले जाएंगे। अकेले जाएंगे। 3 प्रत्याशी जो तीनों सांसद रहे हुए, अरविंद शर्मा, जितेंद्र मलिक और भड़ाना, अगर कांग्रेस की ऐसी स्थिति होती तो वो छोड़ के नहीं जाते। और हमारे श्रीमान हुड्डा की इतनी बढ़िया स्थिति है, तो ये तमाम लोग पार्टी, वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, तमाम लोग पार्टी छोड़ के नहीं जाते। जाके सीएम बनना चाह रहा है, जितेंद्र मलिक भाजपा में आ गए और भड़ाना जी वो उसमें एनएलडी में चले। कांग्रेस आज हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा के लगभग
20 जिलों में से 17 में जाना आना या रिश्तेदारियां हैं। वहां स्थिति क्या है कि उनको ना एक कैंडिडेट से लेना देना। आज 12 चलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस की आप कह रहे हैं स्थिति, लेकिन बीजेपी ऑल एलोन अकेले बिना किसी गठबंधन के हरियाणा में आप जा रहे हैं। 50 सीटें अकेले दम पर हम जीतेंगे। जीटी रोड तो हरियाणा का शुरू जनसंघ के टाइम से, डॉक्टर मंगल सेन के टाइम हम 17 सीटें ला चुके थे। भगवत दयाल शर्मा को हटाने वाले राव वीरेंद्र सिंह थे, हमारा उसमें कुल एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी, परंतु जीटी रोड हमेशा हमारा रहा, अंबाला से लेके सोनीपत तक। ये बेल्ट हमारी कमजोर थी। राव इंदर सिंह के आने से गुड़गांव महेंद्र के बेल्ट जो अहीरवाल बोलते हैं वो हमारे साथ जुड़ा है। कृष्णपाल गुर्जर के कारण हमारा जो गुर्जर वोट है, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास अभी सामाजिक जनाधार है। चलिए इनको वोट आए हैं, नहीं सुनिए, इनको 34.7% वोट 5 लाख से जीते हैं, लेकिन 34.60% वोट से कभी भी 50 सीटें नहीं आ सकती है। 34.7 आपको याद हो अभी इस वक्त 31% औसत वोट से 282 सीटें बीजेपी लेके आई है। आप इसको काटिए मत, मैं साइकोलॉजी के आधार पर कह रहा हूँ। 34 कैसे कह रहे हैं आप? 34.7% वोट गलत आपके पास दिलीप क्या बात करें? 4 लाख 5 लाख 34%, 7% वोट हरियाणा में 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम में इनके आए हैं। उसको अगर टोटल इनको आ जाता है तब भी इनको जो है 35-36 से ज्यादा सीट इस वोट परसेंट पर नहीं आ सकती। अवधेश भाई जो तर्क आप दे रहे हैं वो कुछ हद तक इसलिए सही है कि अभी अभी जो उपचुनाव हुआ है बिहार के अंदर, उसमें अगर लोकसभा का गणित देखा जाए तो 8 सीटें बीजेपी को आनी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं मानता कि लोकसभा के अंदर अगर आपने 5 लोकसभा की सीटें जीती है और उसके अंदर बिहार को भी पुष्पेंद्र जी अगर उनका वोट जोड़ लिया जाए तो फिर इतनी आ रही है। नहीं मैं अगर लालू नीतीश कांग्रेस एनसीपी जोड़े लोकसभा का भी तो सीटें वही बन रही हैं। एक यहाँ उल्टा काम फ्रेगमेंटेशन हरियाणा में बढ़ा है, वहां चलिए बिहार पे नहीं, अभी हरियाणा पे मैंने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया। एक तो ये है क्या कहते हैं कि जो बिश्नोई साहब जो लगातार कह रहे थे कि साहब 2009 का फॉर्मूला, 2009 की जो भारतीय जनता पार्टी है और 2014 की है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और गठबंधन कभी ऐसा नहीं होगा कि 2009 में तय हो गया था कि 45-45 देंगे तो माना जाए। दूसरी बात यह है कि मुझे आपको क्या लगता है कि जो हजका के प्रमुख हैं कुलदीप बिश्नोई, वो अगर अपने जिद पे अड़े रहे थे कि नहीं हमें 45 सीटें चाहिए, इसके बावजूद कि भाजपा का प्रदर्शन बेहतर हुआ, भाजपा 9 से लेके 14 तक में बहुत उसमें बदलाव आए, भाजपा एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई है, वहां पे हरियाणा में उनका असर बढ़ा है, उसके बावजूद भी अगर वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर भी वो जिद पे अड़े हुए थे और आज उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए मुझे 2-3 चीजें लग रही हैं। आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता के बाद जो भी इनके छोटे पार्टनर हैं, अभी जहां जहां चुनाव होने वहां स्थिति देखिए आप इस तरफ कह रहे हैं कि हजका के साथ में इनकी तनातनी चल रही थी, सीटों का एक मुद्दा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहली बार लग रहा है कि हरियाणा में वो सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर भी उनका होगा, ये उनको लग रहा है। इसी के चलते साथ साथ ये भी बात है कि हुड्डा के खिलाफ एक वातावरण बना हुआ है, उसका भी फायदा होने वाला है। लेकिन यह भी सच्चाई है जो अवधेश भाई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे अगर हरियाणा में लड़ती है तो इनके पास 30 से ज्यादा तो कैंडिडेट नहीं है, इनको बाहर के कैंडिडेट चाहिए होंगे। और आगे की बात अगर मैं आपसे कहूं कि जिस आप गठबंधन की बात कहते हैं, गठबंधन हमेशा ताकत पे तय होता है कि किसकी ताकत कहां है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर भी डमाडोल हो रहा है, क्योंकि वहां शिवसेना जो इनकी बड़ी पार्टनर बन जाती है स्टेट में जाके, उसको ये टर्म डिक्टेट कर रहे हैं और उससे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इनको लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद देश के अंदर लहर है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, इसलिए वहां के गठबंधन भी टूट के कगार पे पहुंचा है। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझ में आ गई है कि जिस तरह से येदियुरप्पा को करप्शन के मामले में लेकर के अडवाणी ने एक मुहिम चलाई थी कि साहब उसके साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए और उसको दूर रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए, जिसके बाद आपने राज्य की सत्ता गंवाई है। उसके बाद भी यह बात होने लगी थी हरियाणा में कि हम जो है चौटाला के साथ नहीं जाएंगे, साहब वो करप्शन में जेल में बंद है। पीछे अंदर खाने जो हमारे पास खबर लगती है, इनकी चौटाला से डील हो चुकी है, इनका गठबंधन चौटाला के साथ होने जा रहा है। ये सिर्फ इस गठबंधन को तोड़ने के लिए अपने सर के ऊपर नहीं लेना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने बिश्नोई को सरकार बन जाएगी। मैं बिश्नोई को उस हद तक ले गए कि बिश्नोई ने खुद ही गठबंधन तोड़ दिया, डिक्लेयर कर चुका है 70-75 सीटों को ऑलरेडी कर दिया है जी। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इसलिए इसका वो है। ठीक है नीता जी, कांग्रेस की बी टीम बनने के कारण
उनका संबंध टूट गया। देखिए ये तो शाहनवाज जी कह रहे हैं, ये उनका ऐसा सोचना होगा, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि अब भाजपा जो है अति आत्मविश्वास का शिकार हो रही है धीरे धीरे। अभी कुछ हाल में ही देख लीजिए कितने रिजल्ट्स आए 4 जगह, वहां पे भाजपा का क्या हर्ष हुआ। जिस तरह से उन्होंने जब सेंटर के लिए इलेक्शंस हुए तो जो तब हवा थी उनको अब पता लग जाना चाहिए कि अब एक एक वोट उनके लिए अब हवा नहीं है। आप ये कह रहे हैं तब हवा थी, अब हवा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब आपने इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लिए किस तरह से आए हैं। हवा आपको पहले नजर आई थी या बाद में? वैसे आप अभी आगे बोलने दीजिए मुझे कि पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसा कि अवधेश जी ने कहा था कि ये बैकवर्ड बिश्नोई जो होते हैं, बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट, बैकवर्ड नहीं होते, ये भी गलत कह रहा है। ओबीसी होते हैं, ओबीसी भी नहीं है जी। ये अपने आप को चौधरी और वैश्य मानते हैं, ओबीसी भी नहीं। चलिए एक अलग हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन 6% वोट था विश्नोई जी। 6 भी नहीं है, 2.5% है। 6% है। चलिए 6-2.5 इस पे आंकड़ों पे समय नहीं रहेगा जाने का, कुल कंक्लूड करने का समय है। सम्मान करना चाहिए आप ऐसा लगता है। बाकी तो ये तो आपका इंटरनल मामला है। मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए क्या, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अच्छा ये गठबंधन टूटना है? देखिए अच्छा है बुरा है? कांग्रेस पार्टी अब ये तो इनका इंटरनल मामला है, इसमें हम क्या करेंगे? नहीं ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए आदमी है। वो कह रहे हैं आपके लिए बी टीम, आपके लिए कुलदीप बिश्नोई बेसिकली तो आपका ही आदमी है। अभी जब तक इस पे कोई कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा, मैं इसके बारे में एक फैक्टर और भी है जिसको हम मिस कर रहे हैं कि जो पिछले से पिछला चुनाव था, आप देखें सुषमा स्वराज को भेजा गया था चौटाला से गठबंधन के लिए, लेकिन सुषमा स्वराज की जो हुड्डा के साथ साठगांठ हुई थी उसके तहत उन्होंने चौटाला से कहा जिस सीट से तुम लड़ रहे हो ये सीट हमें दो। तो मुझे लगता है वो चुनाव पूरे तौर पे सुषमा स्वराज के कारण हारा गया। वो फैक्टर भी इस बार खत्म होने जा रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल से जो गठबंधन होगा उसमें सुषमा स्वराज बाहर है। बहुत कम शब्दों में बीजेपी को कितना फायदा होगा इस गठबंधन से अलग होने का और अकेले जाने पे, अगर वो अकेली जाती है तो? नहीं, बीजेपी को केवल इतना ही होगा कि अकेले लड़ते हैं कि उनकी यूनिट जगह जगह सक्रिय हो जाएगी। वो सरकार नहीं बनेगी के लिए सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बन सकती है अकेले। जो मेरा चुनाव शास्त्र और मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि भारतीय, लेकिन हरियाणा से आते हैं नंदकिशोर गर्ग जी, क्या स्थिति होगी? आप अकेले जाएंगे? ये बात आप अकेले जाएंगे, चौटाला के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी के साथ कोई गठबंधन, के साथ कोई गठबंधन, कौन मुख्यमंत्री होगा आपको ये नहीं पता है, कौन नेता होगा ये नहीं पता है, सब पता है। आपको पता है, जनता को नहीं पता होगा। जनता को बता देंगे समय पर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले बताएंगे। दिल्ली में नहीं बता पा रहे हैं कि कौन नेता होगा, सरकार रोज हो रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं हरियाणा में कहना चाहूंगी जी 50 सीटें जीतने की क्षमता से, मानसिकता से लड़ेंगे चुनाव। सर आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है 25 से ज्यादा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, नंदकिशोर गर्ग जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।